गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का सेकंड लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में फैराडे लॉज, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट आएंगे कैथोड एनोड पर वगैरह इनके बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। थोड़ा बहुत हम बताएंगे मेटलिक किस पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा बता दे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए अपने आयंस में, कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करें उनके मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन से। अगर वो ना हो, जिनके अंदर से करंट पास ना हो या आयन में नहीं टूट रहे, जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये क्या है हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वो फैक्टर कौन से हैं जिन पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है? Factors affecting the electrolytic conductance। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम क्या कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर पर कैसे? अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे बेटा? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यानी कि जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाएं, दे डिकम्पोज या डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली into their ions। वो अपने आयंस में लगभग कंप्लीटली टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एंड द सॉल्ट्स formed by them means strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो इनसे सॉल्ट बने। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डाल सकते हैं हम? HCl है, HNO3 है, H2SO4 है वगैरह। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH है, KOH है, एक्स्ट्रा NaOH, KOH जो भी है, उनके जो सॉल्ट हैं जैसे NaCl है, KCl है, KBr वगैरह है एक्स्ट्रा। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये कंप्लीटली आयन में टूट जाएंगे। जैसे HCl है, NaCl है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? जो कंप्लीटली है अपने आयंस में नहीं टूटेंगे, थोड़े बहुत एक्सटेंट तक टूटेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग की जगह वीक कर दो, वीक एसिड्स, वीक बेस और उनके सॉल्ट्स। वीक एसिड सपोज मैंने CH3COH लिया या H2CO3 वगैरह लिया। वीक बेस में मान लो मैंने NH4OH वगैरह डाल दिए। इनके सॉल्ट मान लिया मैंने लिया CH3CO, Na वगैरह, वो कुछ एक्सटेंट तक ही आयनाइज होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फैक्टर नेचर का कैसे फर्क होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, वीक है तो कम आएगी। अब कंडक्टेंस है किसकी वजह से? पहले माइंड में ये चीज आए, फैक्टर तो अपने आप आ जाएंगे माइंड में। एक तो डिपेंड करेगी उसके आयनाइज होने के एक्सटेंट पर, दूसरा इसमें मेटलिक कंडक्टर में करंट पास होने की कंडीशन क्या थी? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। फिजिक्स में काफी डीप पढ़ा आपने। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस, जो आयन मोमेंट करेंगे उसी से जाना है करंट। अब उसके लिए क्या? पहले तो आयंस में कन्वर्ट और फिर उसकी मोमेंट, यही दो फैक्टर कम ज्यादा करेंगे कंडक्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली आयनाइज हुए तो गुड, इनकी कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, वीक में कम आएगी। सेकंड फैक्टर क्या ले सकते हैं हम? सेकंड फैक्टर हमारा होगा नेचर के बाद जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसके लिए सॉल्वेशन एंड
जो हमने आयंस लिए उनका साइज, तो हम क्या डाल सकते हैं, साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयंस पर कैसे डिपेंड करेंगे, अभी मैंने बोला कि उसके आयन की मोमेंट की वजह से। अब सपोज एक तो आयन हो छोटे साइज के, स्मॉल साइज, एक बड़े साइज के, कौन ज्यादा मोमेंट कर पाएंगे, ऑब्वियसली स्मॉल साइज वाले आयंस। तो जिसके आयन स्मॉल है साइज में वो ज्यादा मोमेंट करेंगे, जैसे NaCl है बजाय CH3CO एंड H पॉजिटिव, इसके CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो CH3CO बड़ा पार्ट है, कम मोमेंट करेगा। सॉल्वेशन क्या है, जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं और आयन है उनके बीच जो इंटरेक्शन, उनके बीच जो फोर्स है, अगर वो ज्यादा है, उनके बीच में ज्यादा फोर्स है, ज्यादा इजीली बाउंडेड है, जो बाउंडेशन थी उनकी वो ज्यादा है, तो मोमेंट कम कर पाएगा, कम है तो ज्यादा। तो आयन का साइज छोटा, कंडक्टेंस ज्यादा, बड़ा तो कम। सॉल्वेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, अगर कम होगा तो ज्यादा होगी। गॉट इट। अगला पॉइंट मैं बता देता हूं तुम्हें, थर्ड पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, सॉल्वेंट की नेचर भी हमने, या लिक्विड की नेचर भी, जिसमें हमने उसको डिजोल्व किया, हमने इलेक्ट्रोलाइट की नेचर बोला फर्स्ट पार्ट, अब है सॉल्वेंट की नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसे अफेक्ट करेगी, अब जितना ज्यादा वो आयनिक होगा या पोलर होगा, इफ सॉल्वेंट इज मोर पोलर या ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो भी कहना चाहो, मोर आयनाइजेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब ज्यादा पोलर है तो इजीली डिकम्पोज होगा या आयनाइज होगा, वो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ज्यादा कंडक्टेंस आएगी, कम होगा तो कम आएगी। इसके बाद मैं फोर्थ फैक्टर क्या डाल सकता हूं, यहां पर फोर्थ फैक्टर हम डाल सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा। कैसे, अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे हम तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर करने पर डिकम्पोजिशन या आयनाइजेशन का रेट बढ़ेगा, तो और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, आयंस की मोमेंट बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिफ्थ फैक्टर एक और हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक, दोनों के केस में कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस है वो कम होगी। कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक। कैसे, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज NaCl ही था, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सॉल्यूशन में, ज्यादा, तो ये आयन से एक दूसरे के क्लोज ज्यादा मिलेंगे, जिससे क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, उनकी मोमेंट कम हो जाएगी। अगर वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के बजाय क्या हो वीक, तो उसका आयनाइजेशन कम हो पाएगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो कम का आयनाइजेशन होगा, बड़े पार्टिकल भी बढ़ेंगे, इसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर डाइल्यूट कर देंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये थे कुछ फैक्टर। मेटेलिक में मेन क्या थे, आप बहुत बार पढ़ चुके हो। मेटेलिक में नेचर पर डिपेंड करता है मेटल की पर, उसके साइज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा टेम्परेचर का फर्क वहां भी है, वहां टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी कम होती है। इसके बाद ये थे हमारे जो फैक्टर्स थे। हम करेंगे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो अलग अलग टाइप के कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो टर्म्स हैं, आज जो बेसिक सी टर्म्स है बहुत सारी, उनके बारे में हम इस लेक्चर में करेंगे।
तो सबसे पहले हम करेंगे अब ये कंडक्टेंस, जो चीज हम यूज कर रहे हैं बार बार, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, ये क्या चीजें हैं, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। बोलने में सिमिलर है नहीं, अभी देखना। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स इसको हम डिनोट करते हैं G से, इज इक्वल टू 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। इसकी यूनिट क्या होगी? R की सबको पता है क्या होती है? ओम। तो इसका इनवर्स कर दो, या ओम इनवर्स, या क्या भी कह सकते हो, इसको उल्टा कर दो, MHOS, ये भी कह सकते हो। सीमेन भी होती है जो काफी हम यूज करते हैं। ये सारी इसकी यूनिट है। 1 सीमेन किसके इक्वल होगा? 1 ओम इनवर्स की। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे, सारी ठीक है यूनिट है, जो भी यूज करो। ज्यादातर हम ये दो यूज करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर रेजिस्टेंस कैसे आया, तो ओम्स लॉ सबको ध्यान होगा, क्या था वहां पर? V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू क्या है यहां से? V/I। यहां सारी टर्म्स पता होंगी। R क्या है? रेजिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसके केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R इज इक्वल टू, आधी बुक में ऐसे मिलेगा E/I, कोई फर्क नहीं है। E क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो हमारी नोटेशन है, तो सिमिलर वे से आएगा। बाकी लिख दी, G भी बता दो, G क्या है यहां पर? कंडक्टेंस। गॉट इट? कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस कम होगी, अपोज हो रहा है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? करंट के फ्लो का अपोज करना ही, और अगर ये कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। अगली टर्म आ जाएगी, अब कंडक्टिविटी क्या होती है? ये तो क्या है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो उसके लिए एक टर्म है, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा है वो, उसके अंदर जो टर्म यूज होगी वो यूज होगी रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी। तो पहले मैं रेजिस्टिविटी निकाल लेता हूं। एक ये रिलेशन बहुत कॉमन है जो हम बहुत बार पढ़ते हैं, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इज इक्वल टू करते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। ये क्या है? L लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। R पता ही है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब माइंड में सेट तुम वैसे ही कर सकते हो रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का। तो पहले रेजिस्टिविटी निकाल लो, क्या होगी? R इंटू A/L। ये क्या होगी? रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी को मैं क्या कह रहा हूं? इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा? 1/R इंटू L/A इंटू L/A। अब जो हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट। स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट। स्पेसिफिक को हम जनरली कंडक्टिविटी भी बोल देंगे। अगर बाय नेम दे रखी है तो तीनों को अलग अलग ही डिफाइन करना है। उसको क्या भी कह सकते हैं, इसको हम कापा से डिनोट करते हैं कि क्या है यहां पर? कापा, दैट इज इक्वल टू दिस। अब यहां से एक चीज और निकल के आएगी, 1/R किसके इक्वल आ था? G। पिछले में कंडक्टेंस, तो यहां से K इज इक्वल टू क्या है हमारा? कापा जो है G इंटू L/A। G इंटू L/A। G क्या है? कंडक्टेंस, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, K कापा।
अब यहां से हम डेफिनेशन देंगे किसकी, कंडक्टिविटी की। क्या डेफिनेशन देंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा कब, अगर ये दोनों टर्म यूनिटी हो जाए, वन हो जाए। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या सिंपली कंडक्टिविटी कहे, इज डिफाइंड एज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ electrolyte conductor and electrolytic conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ये भी लिख सकते हो, या लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट एक जैसी रखनी है, वहां सेंटीमीटर तो यहां भी, वहां मीटर तो यहां भी मीटर। या एक चीज और भी कह सकते हैं, जो हमने ये टर्म डाली हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चीज आ जाती है, उस कंडक्टर की वॉल्यूम। तो हम ये भी कह सकते हैं हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, डिपेंड करता है, आप एसआई के केस में जा रहे हो तो मीटर लगा दो। तो उस कंडक्टर की कंडक्टेंस है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसकी वॉल्यूम क्या लिख दो, यूनिटी, या 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या आएगी, आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो। इसकी यूनिट क्या आई थी, ओम इनवर्स। इसकी क्या है, मीटर। इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर, एक कट जाएगा, मीटर इनवर्स आ जाएगा। ऐसे हम यूनिट डाल सकते हैं। गॉट इट। अब 2 टर्म और बताते हैं कंडक्टिविटी में ही। पहली तो थी स्पेसिफिक, दूसरी आ जाएगी मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मोलर और इक्विवेलेंट में एक को ध्यान से समझ लो, दूसरी तो साथ के साथ अपने आप समझ आ जाएगी। मोलर कर लो ध्यान से पहले, चाहे इक्विवेलेंट। एक को करने के बाद दूसरी के माइंड में अपने आप डेफिनेशन भी सेट होते जाएगी, मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कोई भी सॉल्यूशन ले हम, 20 सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी सॉल्यूशन लिया, मोलर कंडक्टिविटी ये होगी, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड by 1 mole of an electrolyte dissolved in given amount of solvent का दो या in 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, जो भी कहो दोनों ही ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्वेंट, वो भी फर्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 1 गिलास वाटर लूं, 1 चम्मच नमक डिजोल्व कर दो तो वॉल्यूम बढ़ेगी थोड़े ना घटेगी, सेम रहेगी। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की बराबर ही रहनी है इसमें, तो दोनों ही ठीक है। अगर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया तो उससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो, जैसे मान लिया मैंने 1 मोल NaCl डिजोल्व किया तो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो 1 मोल तो क्लोरीन नेगेटिव आयन होगी और 1 मोल Na पॉजिटिव आयन। कुल मिला के इन जितने भी आयंस बने उन सब की कंडक्टेंस। अगर मैं यहां लेता सपोज MgCl2 तो किसमें टूटता, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। अब कितने आयंस हो जाते, 1 मोल के इक्वल तो ये और 2 मोल के इक्वल क्लोरीन के। तो इन सब आयंस की कंडक्टेंस क्या होगी, मोलर। एक कंडीशन भी लगा लेते हैं हम अक्सर कि जो ये इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे हम
मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए उसकी कंडीशन ये करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसके इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ लेंगे या तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और एरिया इतना लार्ज लेंगे कि सारा सॉल्यूशन ही नहीं दो इलेक्ट्रोड के बीच है। ये कंडीशन लगा देते हैं कि सॉल्यूशन लाइज बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। गॉट इट? ये क्या थी? मोलर। अब मोलर का और जो अभी स्पेसिफिक पढ़ा है हमने, उसका रिलेशन क्या आएगा? स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड कर रही थी? जो कापा थे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टर में जितने भी आयंस उन सब की, और ये किस पर डिपेंड कर रही है? v सेंटीमीटर क्यूब। अगर v को मैं 1 पुट कर दूं तो ये और बराबर आ जाएंगे। जो स्पेसिफिक है और जो मोलर कंडक्टिविटी हम लैम्डा m से डिनोट कर देते हैं मोलर को, ये किसके इक्वल हो जाएगी? kc के, या k डिनोट करे हो तो k, तुम्हारी मर्जी। अब अगर एक ले तो ये बराबर है, लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 2 कर दूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एक स्पेसिफिक होगी, एक दूसरी तो डबल होगी। अगर मैं उसको 3 कर दूं तो 3 टाइम, v कर दिया तो v टाइम। ये रिलेशन आया। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी v वॉल्यूम। या दूसरा हम रिलेशन क्या भी निकाल सकते हैं, जो भी kp kc, जो भी तुमने kc से डिनोट करना है, k से करना है, इनटू 1000 बाय मोलरिटी भी कर सकते हो। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? मोलरिटी। वो सेंटीमीटर क्यूब में उसके लिए 1000 आ गया। ये भी यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल में हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर क्या गिवन होगा? मान लिया सपोज तुम्हें मोलरिटी गिवन है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है, या क्या देखिए इतना मोल डिजोल्व कर रखा है, उसने कहा 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन हैज, कुछ भी दे दिया, 1.2 जो भी दिया, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। वो क्या देता? इतने ग्राम डिजोल है तो पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं, दैट्स ऑल। समझ आया? ये इसके केस में है। अब मैंने एक चीज और बोल रही थी कि हमने अगर मोलर ढंग से की, अगर ये समझ आया तो इक्विवेलेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मैं मोलर को कर रहा हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किससे रिप्लेस कर दिया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट क्या होगी? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देंगे हम, 1 मोल की जगह क्या डाल देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वही 20 सेंटीमीटर क्यूब में वही कंडीशन रहेगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, एरिया ये कंप्लीट आ जाए, इसको इक्विवेलेंट से डिनोट कर देंगे, वही रिलेशन है। यहां पर मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी। ये फर्क पड़ेगा क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व्ड पर लीटर क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एज आई थिंक तीनों कंडक्टिविटीज पता चली हैं। स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर क्यूब जो भी वॉल्यूम है कंडक्टर, उसके जो कंडक्टेंस है जितने भी आयंस है, या उस कंडक्टर की कंडक्टेंस जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलर, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करूं, उससे जितने आयंस प्रोड्यूस हो उन सब की कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट में 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया हमने। अब इन तीनों पर, और इवन पिछला जो टॉपिक किया हमने कंडक्टेंस, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, चारों पर अगर वो पूछे, किसी पर भी पूछ सकता है, जनरली पूछ लेता है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन या कंसंट्रेशन का, तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता दिया था इलेक्ट्रोलाइट के केस में, फैक्टर में, कि अगर चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले चाहे वीक ले, अगर हमने उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की, क्या बढ़ाया? कंसंट्रेशन, तो दोनों ही केस में कंडक्टेंस कम हुई थी। तो कंडक्टेंस का फर्क पता चल गया। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कंडक्टेंस डिक्रीजेज, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक है। रीजन क्या था? स्ट्रॉन्ग के केस में इंट्रायनिक अट्रैक्शन बढ़ गया और वीक में आयनाइजेशन कम हुआ, डाइल्यूशन पर बढ़ गया। तो डाइल्यूशन पर वो बढ़ती है और कंसंट्रेटेड करने पर कम होगी। अब बात आई इन तीनों की। अब स्पेसिफिक और
जो कंडक्टिविटी है उसमें तो घटेगी, और मोलर और इक्विवेलेंट में फिर ये भी बढ़ती है। क्यों? स्पेसिफिक घटने का रीजन क्या है? पहले रीजन देखो, स्पेसिफिक है क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें जितने आयंस प्रेजेंट है उन सब की कंडक्टेंस। अगर मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि उनके केस में तो वॉल्यूम तो वी पर डिपेंड करेगा, वो तो वही केस लग गया जो पीछे लगा था। डाइल्यूशन करने पर चाहे स्ट्रॉन्ग या वीक था, उनके बीच की आयनिक अट्रैक्शन कम हुई, स्ट्रॉन्ग में वीक में आयनाइजेशन बढ़ गया डाइल्यूशन पर, तो इसकी वजह से बढ़ जाएंगे। गॉट इट? ये पॉइंट हुए हमारे इन तीनों से रिलेटेड। अगर अब हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी आ जाए कि कोई एक्सपेरिमेंटली अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो इन सब के लिए देखो मेन चीज क्या है? कंडक्टेंस। चाहे हम कोई भी कंडक्टिविटी निकाल लें, क्या टर्म यूज हो रही है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस कैसे निकलता है? रेजिस्टेंस से। और रेजिस्टेंस को, अननोन को कैसे मेजर करते हैं हम? हाँ, जिसका ध्यान है, अच्छी बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे था अननोन रेजिस्टेंस के लिए? वो अभी बता देते हैं। सपोज हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, कोई भी एक ले लो इनमें से, वो हमारी मर्जी है, कोई भी एक ले सकते हैं। यहां पर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे कि मैंने ऑन कर दी। यहां पर इनके बीच में लगता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक हम इसमें ऐड कर देते हैं रियोस्टेट। क्या कर दिया? रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मर्जी तुम R दो, इसको नेम R1 दो। सपोज एक को हमने R2 दे दिया, एक को R3 और एक को R4। तो यहां व्हीटस्टोन ब्रिज से एक रिलेशन क्या बनता है हमारा? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अब दो हमारे पास ये नॉन रेजिस्टेंस है, सपोज इनकी वैल्यूज हमने ही कनेक्ट किए, पता है जितने भी ओम के लेने हैं, 3, 4, 2, 6 व्हाटएवर। ये हमारे पास अननोन है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इसके केस में क्या होगा? ये हम चेंज करेंगे, बार बार चेंज करके देखेंगे। कहां तक चेंज करेंगे? जब इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो। ऐसा नहीं है कि जोड़ दिया कुछ भी निकल जाएगी, ऐसे तो जहां पर इसकी वैल्यू 0 आए उस टाइम ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता है, उस टाइम के लिए है ये रिजल्ट। अब यहां से अगर मैं R2 निकालूं तो क्या आ जाएगा? R1 इंटू R4 बाय R3। ये वहां भेज दिया, वो यहां। सिंपल है। अब बात आई, चलो सर ये तो ठीक है, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट तो जब डिजोल्व कर दिया तो लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन लेंगे, उसको तो ऐसे नहीं रोक सकते वायर की तरह। तो उसका चलो सॉल्यूशन आया हमारे माइंड में कि भाई ठीक है, हमने इस वेसल में लिया है, ये दोनों वायर्स कनेक्ट कर दें। कहा चलो ठीक है जी, ये तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये बैटरी के साथ जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है इनका? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मतलब डीसी हम नहीं दे सकते। उसके लिए माइंड में चलो सर कोई बात नहीं, डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्टरनेट करंट का सोर्स ऐड कर देंगे। अब अल्टरनेट जोड़ने पर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता, तो अब उसको भी रिप्लेस करेंगे किससे? ईयरफोन से। अब ओवरऑल अरेंजमेंट क्या हो जाएगी हमारी, वो देखो। हम ये लेंगे कॉपर की स्लेट्स, ठीक है। यहां पर हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे इनके बीच में, कोई भी एक वायर कनेक्ट कर दी। और हम क्या कर देंगे? एक अल्टरनेट करंट का सोर्स भी कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर दिया? एसी सोर्स। ये वो हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है, ये वो इलेक्ट्रोलाइट हमने एक्वस मोल्टन जो भी है ले लिया। इनको हम प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर देंगे ताकि डिकम्पोजिशन मिनिमम हो सके। इन दोनों के बीच हम क्या कनेक्ट कर देंगे? एक रेजिस्टेंस से बॉक्स कनेक्ट कर देंगे। यहां पर एक जॉकी की मदद से हम क्या कर देंगे? ईयरफोन कनेक्ट कर देंगे। इसका रेजिस्टेंस तुमने जो भी मानना है, इसका R1 मान लिया, इसका सपोज वैसे ही मैंने R2 मान लिया।
ईयरफोन को हम जॉकी की हेल्प से इस वायर के ऊपर दाएं बाएं लेके जाएंगे, जहां इसमें साउंड मिनिमम है वो पॉइंट किसका काम करेगा, हमारा इस गैल्वेनोमीटर के जीरो डिफ्लेक्शन का। वैसे ही अरेंजमेंट है अल्टरनेट करंट इसलिए क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो, ईयरफोन इसलिए क्या क्योंकि गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता। अब यहां पर जहां डिफ्लेक्शन जीरो थी वो पॉइंट कहां है, जहां इसमें साउंड ना के बराबर है, मिनिमम है। वहां पर करने के बाद हम ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, सपोज ये ए बी और सी है। तो रेजिस्टेंस का वही रिलेशन बन गया जो यहां पर बना था, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है ऑफ वायर ए बी बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी। अब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 है तो ये लेंथ के ऊपर ही आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर ए बी बाय लेंथ ऑफ वायर बी सी, लेंथ के इक्वल आ गया, उस स्केल से हम मेजर कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस आ गया, तो बाकी सारी टर्म्स तो वैसे ही थी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा इसका 1/R, गॉट इट। रेजिस्टिविटी इसकी हमें देख लेंगे, निकाल लेंगे, पता होगी तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या आएगी, G इंटू L/E, ये आई थी। ये आने के बाद इक्विवेलेंट और मोलर, वो जितने डिजोल्व कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो निकल जाएगी, क्योंकि Kc आ गया हमारे पास, या K आ गया 1000 बाय मोलरिटी, मोलर आ गई, और 1000 बाय नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट आ गई। बाकी सारे यहीं से निकल जाएंगे, मेन काम था हमें वो अननोन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस पता चले, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक।